चलिए, आप सभी को मौर्या केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। अब हम कुछ 12th के हिंदी मीडियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लिए है बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हैं। आप इसको जरा पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले एक्सप्लेन भी करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कैसे याद करें एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। तो देखिए, पहली बात ये समझते हैं हम लोग कि मूल क्रिस्टल तंत्र होता क्या है। पहले हम लोग समझेंगे कि मूल क्रिस्टल तंत्र क्या होता है। तो आपको बता दे बाबू कि किनारे की लंबाई यानी एज लेंथ ए बी सी एंड अगर एंगल की बात करें, एंगल में अल्फा बीटा गामा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दैट मीन्स ए बी सी, और उसका इंटरफेसिंग एंगल अल्फा बीटा गामा के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 भागों में, कितने भागों में, 7 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। और सातों का आपका नाम आप जानते होंगे भी। पहला होता है घनीय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबिकल कहते हैं, क्यूबिकल कहते हैं। दूसरा होता है टेट्रागोनल, जिसको चतुष्कोणीय कहते हैं, यानी टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल। और फोर्थ जो होता है, थर्ड जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। उसके बाद बाबू ये जो आपको फोर्थ होता है वो रोम्बोहेड्रल होता है, रोम्बोहेड्रल होता है। और इसके आगे हम बात करें तो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। और हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल में आप हेक्सागोनल होता है। और आगे देखिए, इसमें एक और होता है मोनोक्लिनिक। और क्या होता है इसमें? मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक। और लास्ट में होता है ट्राइक्लिनिक। क्या होता है? ट्राइक्लिनिक होता है। इसमें एक क्वेश्चन कैसे पूछता है बाबू, पहला क्वेश्चन ये कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 7। यानी मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। और सातों कौन कौन होता है? तो पहला होता है घनीय, दूसरा होता है चतुष्कोणीय, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है रोम्बोहेड्रल, पांचवा होता है षटकोणीय, और 6 होता है एकांताश, जिसको कहते हैं मोनोक्लिनिक, और लास्ट में होता है ट्राइक्लिनिक, जिसको हम त्रिनताश कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारा यही था कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, कौन कौन होता है, आपको सातों नाम बता दिए। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है किसका आकार कैसा है, किसके लिए क्या कंडीशन है। तो याद रहे, इसमें ज्यादातर जो बोर्ड का क्वेश्चंस हैं उस बोर्ड के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है तो कितना होता है? 7 होता है। और इसमें एक और आपको बात बता दें, इसका कंडीशन पूछता है कि क्यूबिकल होने का क्या शर्त है, ऑर्थोरोम्बिक होने का क्या शर्त है, और रोम्बोहेड्रल होने का क्या शर्त है। जिसमें से जो 3 को होता है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तीनों को अपने माइंड में सेट कर लेंगे। पहला ये कि घनीय होने का क्या शर्त है। घनीय को हम लोग इंग्लिश में क्यूबिकल कहते हैं। क्यूबिकल होने का क्या शर्त है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो क्यूबिकल होने का शर्त है बाबू, इसमें सभी जो एज लेंथ होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड अल्फा बीटा
गामा इज इक्वल टू सर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो पहला ये बोर्ड पूछता है घनीय होने का। दूसरा कि चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल होने का क्या कंडीशन होता है। तो टेट्रागोनल होने का यानी टेट्रागोनल होने का क्या कंडीशन है, टेट्रागोनल होने का क्या कंडीशन है। तो बस क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक और जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है वो है बाबू ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन ये होता है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, जबकि अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होता है। तो इसमें से हम जितने तरह क्वेश्चन से आपको सब डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन हमारे कहते हैं मूल किस तत्व की संख्या होता है, तो 7 होता है। इसमें 7 का हमने नाम बता दिया आपको। और उसमें एक और पूछता है, शर्त पूछता है कि घनीय होने का क्या शर्त है, टेट्रागोनल होने का क्या शर्त है, ऑर्थोरोम्बिक होने का क्या शर्त है। ये तीनों आपको बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितना क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस किस में कितने कितने ब्रेवस लैटिस होते हैं। तो ब्रेवस लैटिस भी आपको बता दें कि ब्रेवस जालक यानी ब्रेवस लैटिस जो घनीय में होता है 3 और टेट्रागोनल में होता है 2 और ऑर्थोरोम्बिक में होता है 4। तो ये आपको हमने एक और क्वेश्चन बता दिया कि किसमें ब्रेवस जालक कितना होता है। तो वो घनीय में 3 होता है, टेट्रागोनल में 2 होता है और ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है ब्रेवस जालक। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन को आपको इतना सारा क्वेश्चन बता दिया। आप अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि बाबू कि 1 सीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो हम आपको बता दें कि 1 सीसी की जो संकुलन क्षमता होती है यानी पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है 74%। आपके ऑप्शन में ये ऐसे भी दे सकता है 74/100 यानी पैकिंग फ्रैक्शन के रूप में ये 0.74 भी हो सकता है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे बाबू। अब क्या कह रहा है कि इसमें से आप देखिए कौन 74 है। तो 1 सीसी की जो संकुलन क्षमता होती है कितना होती है 74% होता है। इसमें और क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में कि 1 सीसी में कितने स्थान मुक्त होते हैं, यानी मुक्त स्थान की प्रतिशत कितना होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। तो मुक्त स्थान कहा जाए कि 1 सीसी में कितना मुक्त स्थान होता है। 1 सीसी में 26% मुक्त स्थान होते हैं। ये कैसे निकला कि जो 74% जब ये संकुलन क्षमता है तो वो बताइए कितना मुक्त हो जाएगा। तो 100 - 26 यानी 26% जो खाली जगह होगा, यानी जो स्फीयर द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा, घेरा जाएगा, और उसके बाद क्या जगह बच जाएगा, तो कितना परसेंट बच जाएगा 26% आपका जगह रिक्त रह जाएगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जिस प्रकार एफसीसी का पूछा है, एफसीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा वो एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। उसी प्रकार बीसीसी का पूछ सकता है। बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 68% और इसमें जो मुक्त स्थान होता है वो होता है 32%। हम आशा करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी। और यानी एफसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो एफसीसी का होता है 74% और बीसीसी की बात करें तो होता है 68% और मुक्त स्थान होता है 32%। ज्यादातर 2009 के बाद से लेकर 2023 तक लगभग यही दोनों इस क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी सेल कहा जाता है। सेकेंडरी सेल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं। हर एक रोज 1 घंटा हिंदी मीडियम का लाइव क्लास चलेगा और 1 घंटा
हिंदी मीडियम पे चलेगा। अभी हमने हिंदी मीडियम में क्वेश्चन उठाया है, कल से इंग्लिश मीडियम का भी क्लास 8 बजे से चलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल आपको बता दें, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन बार बार होता है, जिसे पुनः हम रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज इसको कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज हम इसे कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल में एग्जांपल्स जो होते हैं वो लिथियम आयन बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सब किसके एग्जांपल है, द्वितीयक सेल का एग्जांपल है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बाबू, आपका इसका सही आंसर होगा हमारा लेड और स्टोरेज बैटरी। लेड और स्टोरेज बैटरी को एक और नाम से आपके एग्जाम में आ सकता है, सीसा संचायक सेल। किस नाम से, सीसा संचायक सेल के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। और ये हम आपको बता दें कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये इंग्लिश वर्ड है और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है टाइपिंग में। तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है और लेड स्टोरेज बैटरी में आप देख सकते हैं कि कौन द्वितीयक सेल है, यानी लेड और स्टोरेज बैटरी ही यहाँ पर द्वितीयक सेल है। और पूछेगा प्राइमरी सेल कौन है, प्राथमिक सेल कौन है, तो प्राथमिक सेल में आ सकता है सूखा सेल, जिसको ड्राई सेल कहते हैं, मरकरी सेल कहते हैं। ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल हमारा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा लेड और स्टोरेज बैटरी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक क्या है इसको पूछता है, तो जरा देखेंगे बाबू कि सेल स्थिरांक क्या होता है, इसको जरा हम ध्यान से देखेंगे सेल स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए, यानी सेल स्थिरांक यानी जी स्टार बराबर होता है क्या, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं हम लोग, एल कहते हैं। और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ए होता है, दैट मींस का जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए। आपके इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आ सकता है जो जहां तक हम ये जान सकते हैं कि कह सकता है कि सेल स्थिरांक का यूनिट क्या होता है, जरा हम ध्यान देखेंगे बाबू। तो यूनिट क्या होता है देखिए, तो अगर सेल स्थिरांक की यूनिट की बात करें तो एल बाई ए, दैट मींस क्या, एल को अगर हम मीटर में करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा मीटर इनवर्स। अगर ये कभी कभी ऑप्शन में मीटर इनवर्स ना देकर ये सेंटीमीटर इनवर्स भी दे देता है। इसका मतलब इससे आपको हमने दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला, सेल स्थिरांक क्या है, तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई ए। आपका पहला आंसर जो राइट हो जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सेल स्थिरांक का यूनिट क्या होता है बाबू, तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स, या ऑप्शन में मीटर इनवर्स। ज्यादातर सेंटीमीटर इनवर्स ही रहता है क्योंकि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए सेंटीमीटर में ही इसको मापा जाता है, इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आपको एक सूचना बता दें कि 2023 और 25 का नया बैच 10 जनवरी से अपने अपने समय पर टाइम टेबल हमारे शेड्यूल में डाला हुआ है। अब टाइम टेबल देख सकते हैं, नया बैच जल्द ही आने वाला है 10 जनवरी से, और 25 दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट है। जल्द ही करें क्योंकि सभी बैचों का अनाउंस कर दिया गया है कि नया बैच 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और एडमिशन 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने जितने भी आपके सहपाठी, आपके जाने पहचान जिनको आप जानते हो उन्हें ये सूचना जरूर दे दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है तो क्या होता है, देखिए क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। तो कह रहा है किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। पहला ऑप्शन है सांद्रण के समानुपाती, दूसरा है सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा है गैस स्थिरांक के समानुपाती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वथनांक में उन्नयन का आपका बाबू इसका इंग्लिश होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बताए होंगे कि डेल्टा टीवी जो होता है वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड मोललिटी जो होता है एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स है। सो जो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सांद्रण के समानुपाती होगा, यानी किसी तनु विलयन के क्वथनांक विलयन होता है क्या, सांद्रण के समानुपाती होता है। इसमें बाबू एक और क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से यानी फ्लोइंग में से कौन सा ऐसा है जो आपका अनुसंख्या गुणधर्म है, यानी विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको पता होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार ही होते हैं। पहला हिमांक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पहला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, तीसरा होता है क्वथनांक का अवनयन, और चौथा होता है परासरण दाब। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लोइंग में से कौन सा क्वथनांक का अनुसंख्या गुणधर्म है। तो चार होते हैं, एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, एक हिमांक का अवनमन, एक क्वथनांक का अवनयन और एक होता परासरण दाब। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा ध्यान देंगे, इसको भी देखेंगे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है H3PO4 की 1 m बिलियन की नॉर्मलता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। H3PO4 की 1 m बिलियन की नॉर्मलता होगी, इसको जरा हम ध्यान से देखेंगे। अगर H3PO4 को हम तोड़ते हैं तो P कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O और 3 के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे यहाँ O यहाँ O H अटैच हो जाएगा, जिससे आप देख क्या देख रहे हैं 3 OH है, यानी हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाबू। इसको हम फार्मूला से अगर निकालें, फार्मूला से आपको यदि फार्मूला क्लास में कंसेप्ट में पढ़ाए होंगे कि जो n बराबर होता है m इंटू n होता है, n इज इक्वल टू m इंटू n होता है। यहाँ पर m का मान है 1 और यहाँ पर उसमें 3 OH डिस्प्लेस हो रहा था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3n आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, 0.5n, 1n, 2n, 3n। इसका सही आंसर क्या है, 3n इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रा क्या होगा। प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होगा। आप एक फार्मूला रखें, जैसे R है, R इज इक्वल टू K इंटू कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म A मान लीजिए, और जिसका जिसका पूछेगा आपको वेग स्थिरांक का मात्रक उतना पावर रख दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि जीरो ऑर्डर यानी शून्य कोटि का विक्रिया के लिए K का मात्रक क्या होता है, तो आपको बता दें बाबू R इज इक्वल टू K और AK/0 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अगर शून्य कोटि के पूछे तो पावर 0 हो जाएगा, उस केस में K का जो मात्रक होगा वही R होगा, यानी मोल इंटू लीटर का इनवर्स इंटू सेकेंड का इनवर्स यानी पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर इंटू पर सेकेंड। ये शून्य कोटि के लिए हो गया। अगर हम बात करें प्रथम कोटि का, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, R इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A की पावर यहाँ पे 1 रख देंगे, और आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, अभी कभी भूल जाए आप तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स और इज इक्वल टू K, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्या होता है मोल पर लीटर। तो ये आपको कट जाएगा, यहाँ से मोल पर लीटर होगा तो यानी K का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड का इनवर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा सेकेंड का इनवर्स, ये सही आंसर होगा। यानी बाबू जितने भी ये दो क्वेश्चन आपको बताए, हम एक बताएं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट यानी K का यूनिट क्या होता है, K का यूनिट आपको पता करना है। तो शून्य कोटि का विक्रिया के लिए होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए होता है सेकेंड इनवर्स होता है। क्लियर? तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस।
लाइक करते हैं। रोज हम ऐसा क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। किसी अभिक्रिया की वेग के इंटू एक, इसे आप इक्वल का साइन दे सकते हैं। आप यहाँ पे इक्वल का साइन कर दीजिए। आप अच्छा ऐड कर देते हैं के ए के पावर स्क्वायर, ए का स्क्वायर है बी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि में भाषिकर होता है, याद रहे, ठीक है, कोटि होगी। तो देखिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर r इज इक्वल टू, अगर कोई रेट ला एक्सप्रेशन है कि a के पावर p और b के पावर c और सॉरी q कर देते हैं और c के पावर r कर देते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि पूछता है, अगर आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछता है तो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, तो जरा कॉन्सेप्ट सीख लें। अभिक्रिया की कोटि, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट का, जितना भी पावर होगा उस पावर को ऐड कर देंगे और पावर को ऐड करने से जो वैल्यू आएगा वही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो सम करने को पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो बताइए एक वेग दिया हुआ है और इसका कोटि निकालना है। इस क्वेश्चन के लिए इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर कितना है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। यानी इस वेग के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, यानी इस सेक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सब पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। और पायस को हम लोग इंग्लिश में इमल्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्शन भी कहा जाता है। यानी कह रहा है दूध एक उदाहरण है किसका? इमल्शन का। और इमल्शन भी दो तरह का होता है, ऑयल इन फैटी, या फैट कर सकते हैं, या फैट इन ऑयल कर सकते हैं। सॉरी, आपको यानी वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड ऑयल इन वाटर इमल्शन, ये दो तरह के इमल्शन होता है। ठीक है, तो दूध एक उदाहरण है किसका? इमल्शन यानी पायस का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा पायस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस में द्रव परिक्षेपित कुल्हाड़ी तंत्र कहलाता है। ठोस में द्रव, तो ठोस में द्रव जो एग्जांपल है वो किसका होता है? जेल का होता है। और जो आपको बता दें पायस जो होता है लिक्विड का होता है, एरोसोल सॉलिड गैस का होता है। इस प्रकार से ये इसका सही आंसर होगा जेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, यहाँ पर टैग कर देते हैं कॉपर पायराइड का सूत्र है। तो कॉपर पायराइड का हम बता दें आपको कि कॉपर पायराइड इस जो ये जो फॉर्मूला है कॉपर पायराइड का सूत्र बता रहा है CuFeS2, थर्ड ऑप्शन है Cu2S एंड Cu2FeS2। तो कॉपर पायराइड का सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस ओर से होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो बाबू कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड अयस्क से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का कौन कौन अयस्क होता है? एल्युमिनियम अयस्क होता है बॉक्साइट, एल्यूमिना, आपको क्रायोलाइट, ये सब किसके एग्जांपल है? एल्युमिनियम का। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलामाइट, नॉट। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। K फॉर एफिशिएंसी, K फॉर Fe66 में Fe का प्रसंकरण क्या है? जब हम आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे होंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोगिक, तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ उप सहसंयोगिक यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ इस टॉपिक को हमने डिटेल्स में समझाया होगा और पहला क्वेश्चन यही कराया होगा कि इसमें Fe का प्रसंकरण क्या होता है? G2sp3 होता है। क्या होता है? G2sp3 होता है। ये हमने बहुत डिटेल्स में बताया होगा अपने क्लास में, लेक्चर में। आगे देखते हैं।
NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको बताए थे, एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निकेल में ये फॉर्मूला है और इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो जिसका पूछता है उसको बाबू एक मान लीजिए, और जितना भी लिगेंड है, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड होता है। जितना भी लिगेंड है सबके चार्ज को जोड़ दीजिए और जितना इस पर चार्ज है उसको बराबर कर दीजिए। तो ये कार्बोनाइल है, CO पर चार्ज 0 होता है, 0 × 4, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो बराबर 0 कर देंगे, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। दो ऑप्शन इसमें दिया गया है, यानी ए और डी, यानी आपको 0 आंसर सही होगा। एक और एग्जांपल से आप समझा सकते हैं आपको हम, जैसे K4Fe CN6 में Fe का आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना, मान के चलिए हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का निकलता है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स दिए हैं जिसका पुश है उसको x मान लीजिए, बाकी के चार्ज को जोड़ के जितना यहाँ पर चार्ज है उसके बराबर कर दीजिए। पोटेशियम चार्ज कितना होता है, +1, तो +1 × 4 और प्लस इसको मानेंगे x, और Cn पर चार्ज -1 होता है, -1 × 6, इस पर कोई चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 4 में से 6 गया -2 उधर जाएगा +2, दैट मींस x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हम पढ़ा चुके हैं कल लेक्चर में आपको। अगला कह रहा है कि पोटास एलम है, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, आप पता होगा। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O और इसमें 2 साल्ट होता है। तो कह रहा है कि पोटास एलम एक उदाहरण है, तो पोटास एलम किसका उदाहरण है, द्वीप लवण का। जितने भी द्वीप लवण होते हैं वो एक बार सॉल्यूशन में उनके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये पोटास एलम का एग्जांपल कौन होता है, द्वीप लवण। पोटास एलम को फिटकिरी भी कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है बाबू, कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है बाबू, कार्बन का 6 होता है, यानी आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक नंबर 6 होता है तो आप देख सकते हैं क्या, 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी 2 और 4 होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ईथेन में कार्बन का संकरण होता है। तो ईथेन का हम पहले बात करते हैं कि बाबू ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ईथेन का फॉर्मूला हम बता दें, ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से हम देखेंगे ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें ईथेन का, तो ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और पूछ रहा है कि इसमें कार्बन का संकरण क्या होगा। तो कार्बन के संकरण हम बताया था निकालना कि संकरण कैसे निकलता है। 2 कार्बन है, ईथेन है, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और आपको बताए थे कि संकरण देखना हो कार्बन का, तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, यानी सब जगह सिग्मा हो जाएगा। ये भी आपको बात पता होगा कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, जहाँ डबल होता है वहाँ एगो सिग्मा 5 होता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एगो सिग्मा 2 पाई होता है। तो संकरण निकालने का तरीका बताते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगा वह उसकी संकरण होती है। तो बताइए इसका प्रत्येक कार्बन पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। 2 आता तो sp, 3 आता है तो sp2। इस प्रकार से यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, sp3, बिकॉज यहाँ 4 वो सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका सही आंसर sp3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यौगिक दिया है, इसका नाम पूछ रहा है, तो बेंजीन, फिनॉल, फिनाइल। तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है कि बेंजीन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए जरा हम लोग इसको सभी का फॉर्मूला आपको बता दें कि देखिए
बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, फिनॉल का C6H5OH होता है और फिनाइल का 6,6H5 होता है। यानी ये बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये फिनॉल का है और ये जब एक एच निकल जाता है तब, यानी किसका फॉर्मूला, ये फिनॉल का फॉर्मूला है बाबू, ये जरा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीटोन का अभिक्रियाशील मूलक होता है। एक कीटोन से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर बोर्ड में कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता है। तो कीटोन का होता है CO यानी C+O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, यानी इसको यहाँ में C+O भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा एल्डिहाइड का, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक का, ये हो जाएगा अल्कोहल का। हमें पूछ रहा है किसका, कीटोन का, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ये हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, यानी ये हमारा सही आंसर होगा, ये हमारा सही आंसर होगा कीटोन का। अगला क्वेश्चन है 20, इथॉक्सी ईथर कौन है, यानी इथॉक्सी इनमें से कौन सा है। तो आपको बता दें कि जिसमें ऑक्सी लगा होता है वो ईथर का फंक्शन ग्रुप होता है और ईथर का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन रूल होता है वो आईयूपीएसी नेम लिखने का ईथर का, और जिसमें कम कार्बन होता है, कम कार्बन में ऑक्सी लगाते हैं, अधिक कार्बन में एन लगाया जाता है। ये इसका रूल है ईथर का नाम लिखने का। तो कारण इसमें तो इक्वल है, जब इक्वल रहता है तो किसी को एल्कोक्सी किसी को एल्केन बना सकते हैं। ईथ में 2 कार्बन, ईथ में 2 कार्बन, यानी इसमें से देख लीजिए, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन पूछेगा, इसका कॉमन हो जाएगा डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर इसका हो जाएगा सही आंसर। पेट नहीं पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो किसे, प्रति अम्ल यानी एसिडिटी जो एंटासिड होता है, एंटासिड द्वारा आप इसको रोक सकते हैं। तो ये आज हमने इतना क्वेश्चन देखा था आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन था सभी इंपॉर्टेंट है। कल ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, बहुत ही 12th के लिए आपको इजी होगा। और यहाँ पे जरा देखते हैं, सूचना है, जरा देख लीजिए। सूचना ये है कि हमारा न्यू बैच 12th का आ रहा है। 12th का न्यू बैच 10 जनवरी से आ रहा है। 10 जनवरी से न्यू बैच आ रहा है हमारा। ये हिंदी मीडियम बैच है और ये इंग्लिश मीडियम बैच है। आप देख सकते हैं टाइम टेबल, यहाँ ये 10 जनवरी से बैच चालू होने वाला है और इसमें सभी आपको जितने भी पैकेज डीपीपी सभी चीज को हम देते हैं अपने क्लासरूम में। और एक और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ मिल सकता है। इस टॉपिक का डीपीपी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव कोर्सेस मिलेंगे, 3+ सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, ठीक है। तो नाम मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद, ठीक है। आप सभी को इस तरह प्यार बना है, धन्यवाद।